नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक स्पेशल जीके जीएस सीरीज चल रही है जिसका आज डे 2 है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो कि एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर सीपीओ वगैरह काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता आज हम डिस्कस करेंगे वो जब अंग्रेज़ों ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 में, और 1947 में उन्होंने एक एक्ट पास किया था, इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इस बीच में वो टोटल कुल मिला के 13 एक्ट पास किए उन्होंने, जिन्होंने हमारे संविधान की नींव रखी। तो आज मैं उसी के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन बना कर लाया हूँ। तो आज देखते हैं आज आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइमर दूंगा। टाइमर देने के बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, और जब वो टाइमर चल रहा होगा उसमें आपको सही आंसर देके उसका सही ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में डालना होगा। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, आंसर के बाद उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। सो your फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। So your option is Regulating Act 1773, Pitt's India Act of 1784, Charter Act 1793, and option D, Charter Act of 1813. So your time starts now. So time up. So your right answer is ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था ना, वो हमारा सबसे पहला एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया बैटल ऑफ प्लासी के बाद। वहाँ से क्या हुआ था कि वहीं से जो हमारे वो जो थे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वहाँ से बनाए गए थे, जिनका जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हास्टिंग्स थे। अब इससे रिलेटेड अगर हम की पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी वहाँ से वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया हो गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो थी वो उसकी जो सारी पावर चली गई थी वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया पे चली गई थी। और इसी एक्ट के दौरान एक स्टैब्लिशमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि फोर्ट विलियम पे खोला गया था और जो कैलकाटा में मौजूद था। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट में खोला गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में खोला गया था। और उसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड उस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1793, एंड ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। So your right option is ऑप्शन ए। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका, एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था फोर्ट विलियम पे, जो भी कैलकाटा में जो कि बनाया गया था। और उसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। ये मैंने आपको बताया। तो इससे रिलेटेड अभी हम की पॉइंट्स देखें तो वो है जो पावर जितनी भी थी वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पास कर दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से वो पावर छीन कर वो सारी जो पावर्स थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई थी। और 1773 एक्ट में ये भी हुआ था कि उसमें एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट हो गया था, डुअल गवर्नमेंट का एंड हो गया था बिल्कुल। और उसमें जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे ना, सर्वेंट्स वो उन सबको बैन कर दिया गया था। ना तो उनको प्राइवेट ट्रेड करने की इजाज़त थी और ना इनको कोई ब्राइब्स वगैरह, उन पर हर चीज़ की पाबंदियाँ लगा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर हर तरह की पाबंदी लगा दी थी। तो आपने ये चीज़ें, ये की पॉइंट्स भी याद रखने हैं। पावर्स जो है ट्रांसफ़र हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, डुअल गवर्नमेंट का एंड हो गया था। और क्या कहते हैं, उसमें सर्वेंट्स को जो है उन्हें एक तरह से बैन लगा दिया गया था कि ना तो ब्राइब ले सकते हो ना ही कोई प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेजेस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1793, एंड ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1813।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसके ट्रेड प्रिविलेजेस मिल गए थे उसमें चार्टर एक्ट में, जैसा कि आपको मालूम है। अच्छा, आपको पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चार्टर एक्ट टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे और हर वो 20-20 साल के अंतराल पे आए थे। पहला चार्टर एक्ट जो आया वो 1793 में आया था, जो दूसरा आया वो 1813 में आया था, जो तीसरा आया था वो 1833 में आया था, और जो चौथा आया था वो आया था 1853 में। ये चारों ही चार्टर एक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो ये याद रख लेना। ये ट्रिक है इसकी कि 20-20 साल बाद आए थे। 1793 से शुरू होते हैं और 1853 पे जाके ख़त्म होते हैं। 1793 से शुरू हुए, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793, और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पर जाकर वो ख़त्म हुआ। तो ये सब भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर हम की पॉइंट्स देखें तो इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो जितने भी लॉज थे अब वो सारे ट्रांसलेट किए जा रहे थे इंडियन लैंग्वेजेस में। इसमें इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब जो हमारे सारे लॉज हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो सारे ट्रांसलेट करने शुरू किए। और इससे जो है हमारी एक फाउंडेशन भी डाली गई, जिससे हमारे रिटर्न लॉज बनने शुरू हुए, जो कि इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय रिटर्न लॉज इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स। मतलब कि जो लॉज कोर्ट्स ने बनाए थे उनको अब रिटर्न उसमें बनाया गया, जिससे मतलब एक तरह से एक संविधान बना दिया गया, ठीक है। और जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो अगले 20 साल के लिए और थी, अगले 20 साल के लिए और कंटिन्यू होगी। मतलब कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है तब तक के लिए वो कंटिन्यू होगी थी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट एनविसेजेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एंड ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 चार्टर एक्ट आए थे, उसमें लास्ट चार्टर एक्ट यही था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आइए अब हम इसके अगर कोई की पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18, ऑफ विच 6 वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। मतलब कि ये कि जो मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो 24 से 18 कर दिए गए थे, जिसमें से जो 6 जो मेंबर थे वो क्राउन नॉमिनेट करता था। मतलब कि जो वहाँ की महारानी हुआ करती थी, कहाँ की, ब्रिटिश की, जो वहाँ की यूके की जो महारानी हुआ करती है, रानी होती है, वो नॉमिनेट होते थे। 18 में से 6 वो होते थे, पहले 24 थे, फिर 18 किए गए, और उन 18 में से 6 जो थे वो नॉमिनेट कर रही थी वहाँ की रानी, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज भी शुरू किया था, ये ईयरली एग्जाम्स लेना शुरू कर दिया था। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि इसमें कोई भी इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का कोई वो नहीं था, इसमें इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो उस टाइम के लिए सिर्फ सिविल सर्वेंट जितने भी होते थे सारे ब्रिटिशर्स ही होते थे, ठीक है। 1853 की ये बात है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। तो आपने याद रखना है, इसमें 24 से 18 मेंबर्स हो गए थे, जिसमें 6 जो है नॉमिनेट करती थी वहाँ की रानी, और इन्होंने रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स भी शुरू किया था, जिसका एनुअली एग्ज़ाम लेते थे, और जिसमें से एक्सक्लूडिंग इंडियंस, मतलब कि उसमें इंडियंस को अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करना, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following British Act introduces Indian services? Which of the following British Act introduces Indian civil service as an open competition? Option A, Charter Act of 1793, option B, Charter Act of 1813, option C, Charter Act of 1833, and option D, Charter Act of 1853. Your time starts now. Time up. So your right answer is option D, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पहले कि इसमें जो है वो ब्रिटिशर्स ने वो एक सिविल सर्वेंट्स का हर साल सिविल सर्विस का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू कर दिया था, लेकिन वही है उसमें इंडियंस को इजाज़त नहीं थी, उसमें इंडियन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, सिर्फ उसमें ब्रिटिश ही उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते थे, और वही बनते थे सिविल सर्वेंट जो इंडिया में काम करते थे उनके रूल के टाइम पर। अगर इससे रिलेटेड हम की पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि
जो लेजिस्लेशन था ना वो पहली बार जो है वो अलग कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव फंक्शन से। पहले क्या होता था, सब कुछ एक ही जगह हो रहा था, सब कुछ एक ही जगह चल रहा था, बाद में जो लेजिस्लेशन अलग कर दिया और एग्जीक्यूटिव अलग कर दिया, मतलब एक तरह से फेडरल की तरफ हम जाना शुरू हो गए थे, जो कि हमारे आज कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक हिस्सा है। ठीक है, आपको पता है हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, तो वही है, वो पहला उसकी जो नींव थी वो यहीं से रखी गई। लेजिस्लेशन वॉज ट्रीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मतलब कि जो लेजिस्लेशन है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन से पहली बार अलग कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड मायो, एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था, उसी में जो है वो बंगाल की गवर्नमेंट की सारी पावर ट्रांसफ़र हो गई थी ब्रिटिशर्स के बाद। तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, और वो जो पहला जो वहाँ का गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी प्रीवियस ईयर में आया है और ये दोबारा आने के चांस हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कौन था सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई की पॉइंट्स देखें तो वो ये है, इन 1781 हेस्टिंग्स फाउंडेड मदरसा कॉल्ड एलिया एट कैलकटा। ठीक है, 1781 में उन्होंने एक मदरसे की स्थापना करी थी जिसका नाम था आलिया। आलिया जो कि कैलकटा में पढ़ता था, और अब वो जाके 2007 में जाके वो आलिया यूनिवर्सिटी बन गई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के अंडर में आती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बन गई है। पहले वो मदरसा इन्होंने स्थापना की थी उसकी 1781 में कैलकटा में, और अब वो जाके आलिया यूनिवर्सिटी बन गई है। कहाँ, किसके अंडर में आती है? गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के अंडर में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आलिया यूनिवर्सिटी। इसका जो सेकंड की पॉइंट है वो ये है, डोमिनेटेड इंडियन अफेयर्स फ्रॉम 1772 टू 1785 एंड वाज इम्पीच्ड ऑन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड। मतलब कि ये जो गवर्नर जनरल रहे ये 1772 से लेकर 1785 तक रहे, और जब ये इंग्लैंड गए तो इनका इम्पीचमेंट हो गया, मतलब कि इनको वहाँ से उस पद से हटा दिया गया, ये गवर्नर जनरल नहीं रहे। मतलब कि इनका जो टेन्योर था वो 1772 से लेके 1785 तक रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब भी आपने याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज लॉर्ड मॉर्ले? ऑप्शन ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी none of the above. Your time starts now. Your time up. So right answer is option A सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। जो लॉर्ड मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाया गया था। और हम इससे रिलेटेड अगर की पॉइंट्स की बात करें तो उसे की पॉइंट से ये जो था ये लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूके था। ये 1910 से लेके 1914 तक रह गई, यूके का भी लॉर्ड प्रेसिडेंट रहा। ठीक है, ये आपने याद रखना कि और कहाँ का ही प्रेसिडेंट रहा, तो ये यूके का लॉर्ड प्रेसिडेंट रहा 1910 से लेके 1914 तक। और ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड भी रहा, कब? 1892 से 1895 तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉर्ड मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट तो था ही था इंडिया में, साथ ही साथ वो उससे पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड भी रह चुका था। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड 1892 से लेके 1895 तक। और वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्ले रिफॉर्म्स। मतलब कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था ना उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए Morley Minto reforms introduced the separate electorate for Muslims in India. Option B, Government of India Act 1858 made the Governor General of India is called the Viceroy. Option C, the post of Secretary of the State was created under the Government of India Act 1858. And option D, the recruitment for the civil services began on the basis of Charter Act of 1833. The timer starts now. So time up. So the right answer is option D. Right answer is option D. ये option D गलत है। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इसमें शुरू नहीं हुआ था। ठीक है,
और बाकी का जो ऑप्शन है, मौलवी इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक अलग वो बनाया था, इसको कम्युनल एक्ट भी बोला जाता है एक तरह से 1909 को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मेड बाय द गवर्नर जनरल इंडिया इज कॉल्ड वाइसरॉय, ये भी एकदम ठीक है। एंड द ऑप्शन सी, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये भी एकदम ठीक है। अगर हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की बात करें तो जो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज था ना, वो 1853 के चार्टर एक्ट में शुरू किया गया था, ना कि 1833 के। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन ये याद रखना सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट था वो 1853 के उसमें शुरू किया गया था। और मैंने आपको अभी पीछे बताया था, इसमें इंडियंस को इजाज़त नहीं थी पार्टिसिपेट करने की, इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following Government of India Act introduced the diarchy system in the provinces of India? Option A, Government of India Act 1909. Option B, Government of India Act 1999. Option C, Government of India Act 1935. And option D, none of these. The time starts now. Time up. So your right answer is option B. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। अगर हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की बात करें ना, तो ये है कि इट वाज कंसीडर्ड टू बी द सब्सटेंशियल स्टेप टुवर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन। मतलब कि इस एक्ट को माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 को माना जाता है कि एक तरह से यहाँ से जो पावर्स थी ना, वो ब्रिटिशर्स के हाथ से इंडियंस के हाथ में आनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पावर जो है इंडियंस के हाथ में शुरू हो गई थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए थे, जैसे कि सेंट्रल और प्रोविंशियल। सेंट्रल में जैसे कुछ था जैसे डिफेंस और टैक्स वगैरह, नहीं टैक्स नहीं, डिफेंस और एक मेरे को याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, वो दे दिया गया था। प्रोविंशियल को अपनी इजाज़त दे दी गई थी, तुम अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप चलाओ, अपने लॉ चलाओ, वो चलाओ, ठीक है ना। तो मतलब कि इसका मतलब क्या था इस पॉइंट का, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक था सेंट्रल, एक था प्रोविंशियल, ये आपने याद रखना है। और तीसरा पॉइंट जो है, सैलरीज टू बी पेड आउट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू। पहले क्या होता था, पिट्स एक्ट में क्या हुआ था, उन्होंने ये नहीं सॉरी 1858 वाले एक्ट में क्या हुआ था, उन्होंने ये बोल दिया था कि जितनी भी जो सैलरीज होगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। जितने भी ब्रिटिश सर्वेंट्स थे, उनके कंपनी के थे या गवर्नमेंट के थे, जो भी थे, उन्होंने ये बोला था कि वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 में ये हुआ, अब जो उनकी सैलरी जितनी भी दी जा रही थी वो ब्रिटिश रेवेन्यू से दी जा रही थी। जितना भी मुनाफा ट्रेड करके कमा रहे थे, अब वो वहाँ से आती थी सैलरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडिया एंश्योर्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडिया एंश्योर्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो योर टाइम अप। आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया। तो इसका राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। जिसने हमारी जो अधिनियम, जिस अधिनियम ने भारत के विभाजन का सुनिश्चित किया ना, वो था इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम की पॉइंट्स देखें तो वही है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास किया गया था। इसी से हमारी पार्टीशन का एक तरह से एक इंश्योर हो गया था कि अब हमारा देश जो है बंटने वाला है धर्म के उस पर। और उसमें ये हुआ था, द एक्ट रिसीव्ड द रॉयल सिस्टम अप्रूवल ऑन 18 जुलाई 1947। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो ब्रिटिशर्स ने जो है ना, जो अप्रूवल दिया था, रॉयल सिस्टम उसको कहते थे, कि हमारे पार्टीशन को अप्रूवल दिया था, वो 18 जुलाई 1947 को दिया था। ये हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये 18 जुलाई 1947 को ये अप्रूवल दिया था। ये पहले भी आया और ये डेट आ सकती है आगे भी, इसकी उम्मीद है आने की, तो याद रखना। और जो इसका थर्ड की पॉइंट है वो ये है, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 15 अगस्त एट द सेम टाइम एज इंडियन इंडिपेंडेंस। मतलब कि एक तरफ से मान लो पाकिस्तान का जन्म भी 15 अगस्त को ही हो गया था। जैसे ही बंटवारा हुआ 15 अगस्त को उनका भी जन्म हो गया था, 15 अगस्त को पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, जिस दिन इंडिया की इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं 15 अगस्त को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन बी, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन सी,
चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसी में हुआ था डुअल सिस्टम के, दोबारा से आ गया था डुअल सिस्टम जो गवर्नमेंट का था ना, वो पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एंड कर दिया गया था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो है ना, उसमें दोबारा से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम की पॉइंट्स देखें ना, तो वो ये है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स सेटअप टू गाइड एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया। मतलब कि एक बोर्ड बनाया गया जिसमें 6 मेंबर होते थे इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर। 6 में से 2 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे जो कि सुपरवाइज करते थे जितने भी अफेयर्स होते थे कंपनी के इंडिया में। ठीक है, तो मतलब इस पे जो है कंट्रोल आना शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स का, वहाँ की महारानी का। ठीक है, और मद्रास, इसका जो सेकंड की पॉइंट्स है वो है, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर सबॉर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बंगाल इन ऑल मैटर्स। मतलब ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था ना, हैं उस वो तो उसको मतलब इसका एक सबॉर्डिनेट बना दिए गए थे मद्रास और बॉम्बे। मतलब अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई भी डिसीजन लेगा तो वो पहले मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से सलाह लेगा, उनसे सलाह लेकर ही वो डिसीजन लेगा। ऐसे नहीं था, अब वो उसके ये नहीं था कि अब वो जो बोलेगा वही होगा, अब उसको सलाह लेनी होगी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की, तब जाके वो डिसीजन लिया जाएगा। थर्ड इसका जो की पॉइंट है वो ये है, दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट अ मेजर ऑफ कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इस पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का धीरे धीरे कंपनी पे जो है कंट्रोल आना शुरू हो गया था। ठीक है, किस एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये आपने याद रखना है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दोबारा से आ गई थी। अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विथ चाइना एंड सी रूट ऑल्सो? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी द चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 एंड द ऑप्शन डी द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So your right answer is, time up, your right answer is ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833। ये कौन सा चार्टर एक्ट है? ये तीसरा चार्टर एक्ट है। पहला आया था 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853। 20 साल के अंतराल पे आया था, याद हो जानी चाहिए अभी तक आपको। इससे रिलेटेड अब की पॉइंट्स देखें तो की पॉइंट्स हैं, एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली इवन इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। कंपनी की जो मोनोपोली चल रही थी ना, वो अब जाके ख़त्म हो गई थी, धीरे धीरे ख़त्म कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ तक कि जो चाय बेचते थे और जो चाइना के साथ ट्रेड करते थे ना, वो वहाँ पे भी अब उनका वो बैन हो गया था, मोनोपोली उनकी ख़त्म हो गई थी। सेकंड की पॉइंट जो है वो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी ना, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गई थी। मतलब वो सिर्फ बंगाल को नहीं संभालेगा वहाँ का गवर्नर जनरल, वो पूरे इंडिया का हो गया था। ठीक है, थर्ड की पॉइंट है, अ लॉ कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। मतलब कि जैसे हमारे अभी के संविधान में क्या होता है ना, हर संविधान का एक आर्टिकल है, उसके अंदर सब सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही उसमें एक लॉ कमीशन बनाया गया था जो लॉज के कोडिफिकेशन करता था, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन हो चुकी थी तो अब उनका कोडिफिकेशन करना ज़रूरी था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था जितने भी एक लॉ कमीशन बनाया जाए जो उनका कोडिफिकेशन करेगा लॉज का। ठीक है, अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स द पावर टू डिस्कस द बजट? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डालते रहना भाई कमेंट सेक्शन में आंसर, ऐसा नहीं है। टाइम अप। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम की पॉइंट की बात करें ना, तो वो ये है, द एक्ट एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। मतलब कि जो नंबर ऑफ मेंबर थे ना, वो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो काउंसिल थी उसमें वो इस एक्ट ने वो मेंबर्स बढ़ा दिए थे। और इसका जो सेकंड की पॉइंट है वो ये, पास लॉ मैंडेटेड दैट द गवर्नर जनरल काउंसिल हैव एटलीस्ट 10 एंड नो मोर देन 16 मेंबर्स। इसमें ये भी बताया गया था कि जो वो बोर्ड होगा ना, जो मेंबर्स होंगे उसमें,
उसकी जो मिनिमम लिमिट थी वो 10 थी और मैक्सिमम लिमिट थी वो 16 थी, मतलब कि कम से कम 10 तो होना चाहिए और 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड। ये इजी क्वेश्चन अभी पीछे मैंने बताया। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1853 एंड ऑप्शन डी 1793। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। इजी क्वेश्चन है भाई, बता देने वाला तो। टाइम अप। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1784। कई बार डिस्कस हो गया पिट्स इंडिया एक्ट, अभी तक 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। इस रिलेटेड हम की पॉइंट्स मैंने आपको सारे बता ही दिए थे, वो डुअल गवर्नमेंट दोबारा आ गई थी, ये सब था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया बेगन विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। The timer starts now. Time up. So your right answer is ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये चौथा चार्टर एक्ट था, मैं दोबारा से याद करा रहा हूँ। चार्टर एक्ट पहला कब आया 1793, सेकंड चार्टर एक्ट आया 1813, थर्ड चार्टर एक्ट आया 1833 और फोर्थ चार्टर एक्ट आया 1853। तो इसका जो सही आंसर है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कि चौथा चार्टर एक्ट था। अब उसके हम की पॉइंट्स की बात करें तो वही है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो वो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो 24 से 18 कर दिए गए थे, जिसमें से 6 जो थे नॉमिनेट कर दी थी वहाँ की जो क्राउन, मतलब कि वहाँ की रानी। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और मैंने और एक और पॉइंट बताया था इसमें चार्टर 1853 में कि रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज शुरू हो गया था। एनुअली एग्ज़ाम हेल्ड कराता था, वही ब्रिटिशर्स करवाते थे, जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अलाउ था, इंडियंस को अलाउ नहीं था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये भी आपको होपफुली याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। द डैश वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरऑल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। सो ये राइट आंसर इज, टाइम अप हो गया आपका भाई, ऑप्शन डी। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जैसे कि आपको पता है सबसे पहला एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जब इनके हाथ में सत्ता आनी शुरू हुई थी। ठीक है, सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें डुअल गवर्नमेंट का एंड कर दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको इसके की पॉइंट्स पहले ही बताया, फिर से याद करा रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? फोर्ट विलियम कैलकाटा, ये याद रखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था और फोर्ट विलियम कैलकाटा में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। ये चीज़ याद रखना एकदम से, ये मैंने आपको कई बार बता दी, आपको याद होना चाहिए अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर सम ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल presidencies were first constituted under which act? Option A Government of India Act 1935, Option B Indian Councils Act of 1861, Option C Indian Councils Act of 1892 and Option D Government of India Act of 1858। बताओ भाई, टाइम स्टार्ट हो गया आपका। टाइम अप हो गया भाई। जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस रिलेटेड हम की पॉइंट्स की बात करें ना तो वो ये था, पहला जो की पॉइंट है, द वाइसरॉय वॉज अलाउड टू इशू ऑर्डिनेंसेज लास्टिंग 6 months इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट इन एन एमरजेंसी। मतलब कि वाइसरॉय के पास ये भी पावर आ गई थी, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर एमरजेंसी में नहीं भी है तो भी उसके बाद ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार आ गया था, लेकिन उसकी जो लिमिट थी वो 6 महीने थी। 6 महीने तक वो कोई सा भी जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, कि उसके बाद ये अधिकार दे दिया गया था। सेकंड जो की पॉइंट है वो ये है, रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटर पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टेकन अवे बाय द चार्टर एक्ट
1833। मतलब कि ये जो लेजिस्लेटर पावर थी ना, वो चार्टर एक्ट 1833 में वापस ले ली गई थी बॉम्बे और मद्रास से, ठीक है। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में वापस से मद्रास और बॉम्बे को वो लेजिस्लेटर पावर उनकी वापस दे दी गई थी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये कि 1833 में जो है उनसे वापस ले ली गई थी, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में वापस दे दी गई थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 1919, ऑप्शन बी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमेंट सेक्शन में आई होप आप डाल रहे होगे ऑप्शन सही, जो भी आपका आंसर है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। योर आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इससे रिलेटेड अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो वो ये हैं कि डायरकी सिस्टम जो है पहली बार वो इंट्रोड्यूस कराया गया था प्रोविंसेस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 1919 में का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, डायरकी सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था प्रोविंसेस में। इससे पहले प्रोविंसेस में नहीं था, वैसे था सेंट्रल में था लेकिन प्रोविंसेस में था, तो डायरकी सिस्टम प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। दूसरा ये, द इंडियन मेंबर्स इन गवर्नर जनरल वर इंटरेस्टेड विद डिपार्टमेंट सच एज लॉ, एजुकेशन, लेबर, हेल्थ एंड एटसेट्रा। इसको ना एक तरफ से ये भी बोला जाता है कि मैंने आपको शायद ये अभी पहले ही बताया सेशन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ना एक तरह से बोला जाता है कि यहाँ से पावर्स इंडियंस के हाथ में आनी शुरू हो गई थी। तो जब शुरू हुई ना तो इंडियंस को डिपार्टमेंट्स भी मिलने शुरू हो गए थे, जैसे कि लॉ, एजुकेशन, लेबर, हेल्थ और डिफेंस का भी मिलना शुरू हो गया था, इवन की डिफेंस का भी मिलना शुरू हो गया था। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ही ऐसा एक एक्ट है जहाँ से पावर्स इंडियन की तरफ थोड़ी थोड़ी जो है ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इसमें हमको डिपार्टमेंट्स मिलने लग गए थे, जैसे कि लॉ, एजुकेशन, लेबर, हेल्थ एंड डिफेंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी। मतलब कि हिंदी में मैं अगर आपको बताऊं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर के रूप में वर्णित किया था। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। आपका जो राइट आंसर है इसका, वो राइट आंसर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट की पॉइंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस फॉर रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। अब इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो डिपार्टमेंट्स थे फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के, वो अब रिजर्व कर दिए गए थे गवर्नर जनरल के लिए। ब्रिटिशर ने ये किया था ऐसा, डिपार्टमेंट्स क्या थे फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के, वो अब वापस से गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। और फेडरल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक फेडरल बैंक वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश, जिसको आज हम RBI कहते हैं। उस टाइम पे वो फेडरल बैंक था, उन्होंने फेडरल बैंक बनाया था, उसको आज हम RBI से जानते हैं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो थर्ड इसका की पॉइंट है वो ये है, द इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज एबॉलिश्ड। वो इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? मैंने आपको बताया था, मोरली, लॉर्ड मोरली, ठीक है। वो अब वो जो उसकी जो पोस्ट थी ना, वो मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट थी वही ख़त्म कर दी गई, वो एबॉलिश होगी, वो ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। किस में हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्या हुआ था इसमें डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट्स थे वो गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व कर दिए गए। एक फेडरल बैंक बनाया गया था जिसको हम आज RBI के नाम से जानते हैं, उस टाइम पे फेडरल बैंक बोलते थे। RBI मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और द इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज एबॉलिश्ड, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी वो एबॉलिश्ड कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि मैंने आपको बताया अभी पिछले उसमें। अब से की पॉइंट्स देखें तो वही था, फेडरल लेजिस्लेचर भी आ गया था, मतलब कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होने लगी थी प्रोविंशियल्स में और सेंट्रल में, ठीक है। तो ये भी आज हमारे संविधान का हिस्सा है, फेडरल स्ट्रक्चर, ही मैंने आपको बताया। एंड सेकंड पॉइंट इज द गवर्नर वाज द हेड ऑफ द प्रोविंसेस। अब प्रोविंस का जो हेड था ना वो भी गवर्नर ही हो गया था। पहले प्रोविंसेस के जो वहाँ के राजा महाराजा होते थे वो चलाते थे, अब जो वहाँ का जो गवर्नर था ना वही वहाँ का प्रोविंसेस का हेड हो गया था। और थर्ड पॉइंट जो है, दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल कोड विच वॉज स्टैब्लिश इन 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ना उसने एक और बताया था कि एक फेडरल कोड बने, और वो फेडरल कोड जाके बना था 1937 में, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक फेडरल बैंक भी उन्होंने 1935 वाले एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाया था, वो फेडरल बैंक जिसको आज हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। और एक फेडरल कोड भी बनाया गया था जो स्टैब्लिश हुआ था 1937 में जाके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन डी पार्लियामेंट रिफॉर्म्स 1909। The time starts now. Time up. Your right answer is option B, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे हम की पॉइंट्स की बात करें, की पॉइंट्स ये हैं इसके, जो से रिलेटेड की पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी कंट्रोल था ना, जो पावर थी, वो पहले किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। अब वो क्राउन के पास चली गई थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चलाती थी, जो वहाँ की रानी होती थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रोल, जितनी पावर थी, अब वो पावर सारी कहाँ चली गई, वहाँ की रानी के पास चली गई, ब्रिटिश के पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, डिपार्टमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस एंड वॉज फर्स्टली स्टार्टेड अप बाई गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। डिपार्टमेंट सिस्टम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, और उसके जो फर्स्टली जो गवर्नर जनरल थे ना वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये याद रखना है, डिपार्टमेंट सिस्टम के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, उसके पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट सिस्टम के पहले। और 1858 के टाइम पे भी अगर कोई पूछ ले, 1858 के टाइम पे भी अगर कोई पूछ ले गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्ट्रेट इन इंडिया। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है भाई, टाइम ख़त्म। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कम्युनल इलेक्ट्रेट ऑफ इंडिया इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने मुस्लिम्स के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि मुस्लिम का एक अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम की पॉइंट्स की बात करें, एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ना एक इलेक्शन डाल दिए गए थे। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अब इलेक्शंस होने थे, जिसमें मुस्लिम्स को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था, वो देखो। और सेकंड पॉइंट भी वही है, मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें इलेक्शंस अब इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे, उसमें मुस्लिम्स को एक अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था। इसीलिए इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को कम्युनल इलेक्ट्रेट इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज मेड बाई। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, ऑप्शन बी
इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. So your right answer is option A, Indian Councils Act 1861. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. इससे रिलेटेड हम की पॉइंट्स की बात करें, जो की पॉइंट्स हैं इसके वो ये है. पहला ये है, द वाइसरॉय वॉज अलाउड टू इशू ऑर्डिनेंसेज लास्टिंग 6 months. ये मैंने आपको भी बताया था. वाइसरॉय को जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करने की इजाज़त मिल गई थी अगर इमरजेंसी में नहीं भी है तो, और वो उसकी जो लिमिट थी वो 6 months की थी. 6 महीने तक वो कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो उसके मन में है वाइसरॉय के. सेकंड की पॉइंट ये है, रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी. ये मैंने अभी आपको बताया कि जो 1833 में जो इनकी जो पावर जो इनकी ले ली गई थी बॉम्बे एंड मद्रास की, वो वापस दे दी गई थी 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट में. चार्टर एक्ट 1833 में वापस ले ली गई थी किसकी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट बनाए गए थे इससे पहले इस किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. लेकिन अब जो इनकी जो पावर जो है वापस ले ली गई 1833 में, लेकिन 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में वापस से इनकी लेजिस्लेटर पावर, बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटर पावर थी वो उनको वापस दे दी गई. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द कंपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली कम टू एन एंड. ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 एंड ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, चार्टर एक्ट 1833. ये कौन सा चार्टर एक्ट है, मैंने 4 आपको याद कराए, ये तीसरा चार्टर एक्ट है. पहला आया, फिर से याद करा रहा हूँ, पहला आया था चार्टर एक्ट 1793, दूसरा चार्टर एक्ट 1813, तीसरा चार्टर एक्ट यही जो आंसर है ऑप्शन सी 1833, और चौथा चार्टर एक्ट 1853. ठीक है, अब से रिलेटेड हम की पॉइंट्स की बात करें, लीगलाइज यूरोपियन कोलोनाइजेशन इन इंडिया. वही मतलब यूरोपियन कोलोनाइजेशन को जो लीगलाइज हो गया था इसमें 1833 में, मतलब कि सारी पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के बाद चली गई थी. ठीक है, और मैकॉली वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर. जो लॉ कमेटी बनाई गई थी ना, उसका जो फर्स्ट लॉ मेंबर था वो मैकॉले था. ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है. चल जा भाई, मैकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर, ये आपने याद रखना है. ये जो कमेटी बनाई गई थी वो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए लॉ कमीशन की, उसमें मैकॉले जो था फर्स्ट लॉ मेंबर था. और जो उसका थर्ड पॉइंट है, कंपनी वॉज आस्क्ड टू क्लोज इट्स बिजनेस एट द अर्लीस्ट. कंपनी से बोल दिया गया था कि भाई 1833 चार्टर एक्ट में कि अब तुम अपना बिजनेस बंद करो, अब हम करेंगे. गवर्नमेंट जो वहाँ क्राउन था उन्होंने साफ बोल दिया, ब्रिटिश ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने, कि अब हम करेंगे, तुम अपना बिजनेस बंद करो, अब हमारी चलेगी. फिर उन्हीं की चली उसके बाद. ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो चार्टर एक्ट 1833 में ख़त्म हो गई थी आगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन भी है उसकी तरफ बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर मंगल पांडे शॉट हिज सीनियर पुलिस ऑफिसर. ये इजी क्वेश्चन है बहुत. ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी बैरकपुर एंड ऑप्शन डी अवध. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इजी है, बैरकपुर. इसी की वजह से 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, आपको पता है कहाँ पे हुआ था, बैरकपुर में. अपने एक सीनियर को गोली मार दी थी, मंगल पांडे ने उसकी हत्या कर दी थी. उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया. उसकी वजह से रिवोल्ट फैला. कहाँ कहाँ पर फैला, झांसी में फैला, कानपुर में फैला, अवध में फैला, आरा में फैला, बरेली में फैला. आरा जो अब बिहार में पड़ता है, अवध जो जिसको अब लखनऊ बोलते हैं, बरेली, झांसी, इन सब में रिवोल्ट फैला था. तो आप सबको ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, इससे अगर हम रिलेटेड की पॉइंट्स की बात करें, इसके बाद क्या हुआ था, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे. इसके आफ्टर इफेक्ट्स से मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था. जो हमारे इंडियन शोल्डर्स थे मिलिट्री में, उनको अब कम सैलरी मिलने लगी थी. और एक रूल और बनाया गया था, उनको सूबेदार से ऊपर की रैंक नहीं दी जाती थी. सिर्फ सूबेदार तक ही इंडियन शोल्डर जा सकते थे, उससे ऊपर नहीं जा सकते थे. तो ये मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन हो गया. एक तो इनकी सैलरीज़ कम कर दी गई, ऊपर से जो है इनके सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते थे. ठीक है, और दूसरा था रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन.
रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था, जो विडोज़ थी उनके साथ, सतीश के साथ होने लगा था, और रेशियली अब्यूज़ किया जाता था, क्योंकि वही वाइट एंड ब्लैक वाला आपको पता है वो सब तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था, और हमको हमारे हिंदुज़म के लिए भी हिंदू और मुस्लिम के लिए भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करने लग गए थे अंग्रेज हमको। और उन्होंने उसका जो तीसरा पॉइंट है हैवी टैक्सेशन। हैवी टैक्सेशन मतलब उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था इंडियंस के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि मंगल पांडे ने अपने सीनियर को गोली कैसे मार दी। तो उन्होंने हैवी टैक्सेशन, वो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था इंडियंस के ऊपर, जिससे इंडियंस के ऊपर काफ़ी मार पड़ी थी। और इसी की वजह से एक एक्ट आया था 1858 में, आपको पता होगा 1858 में एक्ट आया, जिससे कि जो सारी की सारी जो सैलरीज थी ब्रिटिशर्स की, जो सैलरीज थी वो सारी इंडियन रेवेन्यू से लेनी शुरू हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको पसंद आई, और जो आपके कोई भी दोस्त है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका ज़रूर शेयर करना, और जो आगे जाके वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है उसके साथ भी शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हमने देखा है क्योंकि उसमें स्टूडियो में कि वो चैनल के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइब नहीं आ रहे, तो ऐसा मत किया करो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं आता तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में। ओके।